बात कर रहे हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर जो है करना क्या है, दैट इज सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख रहे हैं एंथैल्पी की। एंड व्हाट इज दिस एंथैल्पी, आप लिखें it is defined as heat content of a substance at constant pressure ठीक है। और आप जानते हैं कि एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V और डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देयर इज अनदर टर्म, चलिए इसकी बात हम थोड़े देर बाद ही करते हैं। इतना तो हमने जो है पहले से पढ़ रखा है एंथैल्पी के बारे में। अब सुनते जाइएगा। अब इज इट ओके, क्योंकि इस टॉपिक में जो है कोई वीडियो की प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रीमिंग में? इस टॉपिक में जो है हम लोग एंथैल्पी की बात करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, कई लोगों को इसकी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की। जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेक व्हाट कैन बी डन। वैसे मेरे पास नेटवर्क तो अच्छा, बोर्ड ब्लर्ड दिख रहा है कई लोगों को। जस्ट 1 मिनट, लेट मी सी कुछ इसके लिए। अभी ठीक है? ओके, चलिए। अब सबसे पहले हम यहां पर जो टर्म करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब इसको कहते हैं हम
delta H of reaction. Now, how do we define this? It is defined as total enthalpy change in a reaction. किसी रिएक्शन में टोटल एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, ठीक है। सो एक तरह से इसको हम बोलेंगे कि डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ, अब इसको जो है हम ये लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख लें कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। दूसरा है हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अभी आप जस्ट नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हर टर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अच्छा, इसी में ही देयर इज वन अनदर टर्म कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज डेल्टा एच स्टैंडर्ड रिएक्शन, मतलब when delta H is measured at 298 Kelvin and 1 bar pressure, it is called डेल्टा एच स्टैंडर्ड रिएक्शन। मतलब जब एंथैल्पी चेंज जो है 298 केल्विन पे और 1 बार प्रेशर पे जो है मेजर किया जाए तो उसको जो है हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इज इट ओके? इजी, ठीक है। अब ये जो जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम कह रहे हैं यहां पे ऑफ द रिएक्शन, हमने पढ़ा है, इतना हमने जो है यहां पर पढ़ा हुआ है, दैट इज कि हम जानते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। इसकी बात तो हुई ही, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने बात की है, EAF माइनस EAB। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन मतलब जैसे A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ T। तो इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन कुछ होगा प्लस और माइनस X जूल्स पर मोल। अगर प्लस में हुआ तो ये एंडोथर्मिक है और अगर माइनस में होता है तो ये एक्सोथर्मिक है। एज सिंपल। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, तो अब हम कुछ टाइप्स करेंगे, जैसे एंथैल्पी जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन के कई टाइप्स होंगे। जैसे रिएक्शन आप जानते हैं कई तरह की रिएक्शंस होती हैं,
कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें कोई सब्सटेंस बनता ही है, जैसे H2 प्लस Cl2 गिविंग यू HCl, बन गया। H2 प्लस हाफ O2 गिविंग यू H2O, वाटर बना, है ना। कुछ में सिर्फ फॉर्मेशन होगी, अच्छा, कुछ में कंबशन होगी, C प्लस O2 गिविंग यू CO2। तो फॉर्मेशन रिएक्शंस हो गई, कंबशन रिएक्शन हो गई, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गई, ठीक है, हाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। तो कई तरीके की रिएक्शंस जो है हम पढ़ेंगे, और उन्हीं रिएक्शंस के अकॉर्डिंग जो है हमने अपनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो अब जो हम करने जा रहे हैं, समवन इज सेइंग कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, क्योंकि अभी मैंने जिस नेटवर्क से अटैच भी किया है वो हाई स्पीड वाला ही है, लेकिन इफ देयर इज प्रॉब्लम लेट मी सी व्हाट कैन बी डन। राहुल जी, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, एयरटेल वाले को क्या आ रही है? जियो वाले पे तो वैसे स्लो ही रहेगा कि नहीं? है जियो सिम स्लो चली है, फाइबर जियो का अच्छा है, और एयरटेल की सिम अच्छी चली है, फाइबर सर एयरटेल का 5G भी ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास एयरटेल का 5G नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छा, एक मिनट आप डालिए। मुझे अब कंफर्म कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? ओके, सो चलिए अब बात को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे जो हम करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। सो कई टाइप्स हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। सबसे पहला टाइप है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब नाउ हाउ डू वी आर डिफाइनिंग इट? It is the enthalpy change when one mole of a substance is
formed from its constituents in elemental state। मतलब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स होने चाहिए वो एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात। जैसे मान लो हमने कहा H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग यू 2HCl, तो ये सही है क्योंकि इसमें जो है HCl लिक्विड लो, गैस लो, लेकिन इधर जो है, और इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि यहां पे 1 मोल ही बने। So this reaction represents the enthalpy of formation of HCl. Is it okay? ऐसे ही 6 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 3O2 giving you C6H12O6। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इस रिएक्शन को बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। सुनते जाइए। अब आई होप अब नेटवर्क ठीक है, अब नेटवर्क आप पे ठीक आ रहा है। ओके ओके, चलिए बढ़िया। अब इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये हो गई। देयर इज, इसी में ही देयर इज सब टर्म कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब डिफाइन तो वही हो गया, ठीक है, इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, मतलब जब उसी का टाइप है लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन। It is enthalpy of formation at 298 Kelvin, 1 bar pressure when elements are in their standard states। ठीक है, अब और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स is taken 0। Standard enthalpy of formation of all the elements is taken as 0। Is it okay? चलिए एग्जांपल देखो। अब स्टैंडर्ड स्टेट भी पता होनी चाहिए। मतलब देखिए, किसी भी मेटल की सॉलिड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0, बट ये ध्यान रखें कि जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
जैसे मरकरी है, तो Hg की जो है लिक्विड स्टेट में 0 होगी क्योंकि वो 298 केल्विन पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? ठीक है, सुनते जाइए। ऐसे ही जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 इज टेकन इन गैसियस स्टेट इज टेकन एज 0। इज इट ओके? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 गैस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 लिक्विड इज इक्वल टू 0। इट इज द ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है, ब्रोमीन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऐसे जो हमारा सल्फर है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, सल्फर के दो आइसोटोप होते हैं, सॉरी दो एलोट्रॉप्स होते हैं, रोम्बिक, ठीक है, एंड मोनोक्लिनिक। तो जो रोम्बिक है दैट इज टेकन एज स्टैंडर्ड स्टेट। जिन जिन के 0 आ रहे हैं वो उस एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट है। जैसे अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड is not equal to 0. Remember this, diamond is not taken as standard. ठीक है, graphite is taken as 0. So that means delta H formation of carbon, graphite is 0. तो graphite is taken as standard form. ठीक है, अच्छा, ऐसे delta H standard formation of phosphorus white is taken as 0. फॉस्फोरस के भी दो एलोट्रॉप्स होते हैं, येलो एंड रेड। येलो ही व्हाइट है, तो व्हाइट एंड येलो एक बात है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट्स मींस जब हमने कहा ऑल एलिमेंट्स जो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है 0 हैं, जिन जिन की 0 है उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं। मतलब वो हमने बाय कन्वेंशन ले लिया कि उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेंगे। सारे स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, हाँ, है जी, नहीं, वो बाय कन्वेंशन लिया गया है इक्वल टू, देयर इज नो लॉजिक टू दैट। मतलब इजी अवेलेबिलिटी वगैरह इसके ये है ना, कारण है। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि रूम टेम्परेचर पे जैसे जो नॉर्मली डायमंड ग्रेफाइट की फॉर्म में ज्यादा अवेलेबल है, तो दैट इज टेकन द स्टैंडर्ड स्टेट, कार्बन इज नॉट टेकन। ये ध्यान रखनी है आपको बात कि आईयूपैक ने जो है किसको स्टैंडर्ड माना है। सही है, ज्यादातर एलिमेंट्स में आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि रूम टेम्परेचर पे जो जैसे अवेलेबल है, लेकिन कुछ में आपको नहीं लगेगा पता। जैसे रूम टेम्परेचर पे डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, सल्फर मोनोक्लिनिक भी होता है, ठीक है। हाँ, जिनकी स्टैंडर्ड स्टेट 0 नहीं होगी वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं है, एलिमेंट की वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, गैस स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुई। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे मैं बताता हूं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का आप मतलब सीधे समझ जाइए। अब जैसे मान लो, जैसे आप बोले कि भाई फर्क क्या पड़ रहा है, भाई अभी हमने कहा कि स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अब अगर मान लो, सुन लो, जैसे मैं कहूं H2 गैस प्लस Br2 गैस गिविंग यू HBr लिक्विड, मान लो ये दे रहा है, सो आई विल नॉट कंसिडर दिस इज डेल्टा H स्टैंडर्ड ऑफ HBr, सो आई विल से नो दिस इज नॉट, क्योंकि Br2 आपने गैस में लिया। तो जब आप ऐसे लिखेंगे 1/2 H2 गैसियस प्लस 1/2 Br2 लिक्विड,
giving you HBr liquid. So now it is the standard enthalpy of formation of HBr. फॉर्मेशन लगा लीजिएगा HBr, सही बात है। नाउ दिस इज द राइट वे। तो Br2 आपको लिक्विड में लेना होगा। IIT ने सीधे सीधे जेईई मेंस में सवाल पूछे हैं, तो उनकी फिर किसी और टेम्परेचर प्रेशर पर जीरो, हाँ बिल्कुल किसी और कंडीशन में जीरो हो सकता है, ठीक है, बट इस कंडीशन में वी विल नॉट टेक दैट जीरो। तो मतलब जो भी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टाइम पे लेते हैं, अगर स्टैंडर्ड कह रहे हो आप, तो जो राइट लेफ्ट साइड वाले सारे कंपोनेंट्स है उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेते हैं। इज इट ओके? अच्छा, अब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, एक बात यहां पर, एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन is equal to summation of enthalpy of formation of products minus summation of enthalpy of formation of reactants. Is it okay? ये फार्मूला अभी याद रखिएगा, रट लीजिएगा। कैसे आता है, थोड़े से एक्सपर्ट जब आप बन जाएंगे तो मैं इसको भी बता दूंगा, लेकिन अभी हम सीधे यूज करेंगे। अच्छा, अब कई लोगों को ये यूज करना भी नहीं आएगा, ठीक है ना, तो मैं धीरे धीरे अभी आपको सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल दी होगी, हम निकाल रहे हैं अभी जो है। अब भी देखना, माइनस तेरे से हो जाएगा माइनस, जो है देखा, इसने बोला ना माइनस करना होगा। नहीं नहीं, ये बोल रहा है कि करना क्या, माइनस तो करना है, ठीक है। अभी देखियो, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पुट कर रहा हूं, दैट इज which of the following represent enthalpy, standard enthalpy of formation of product। जो प्रोडक्ट है उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इनमें से कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन सी रिएक्शन में
सुनाओ। है बता बता कौन सा वाला पूछ रहा है कि बता रहा है? सारे एक ही बार में आंसर।
अच्छा, तो आंसर क्या है इसका? चल ध्रुव बताएगा। ध्रुव कौन सा? सिर्फ ऑनलाइन वाले भी बोलो, ऑनलाइन वाले पागल सारे लिख दिए तुमने। ए सी डी ई एफ एच, ये क्या है? बस बस हाँ, सुनो अब देखो, अब देखो पहला क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि Br2 लिक्विड नहीं है। ठीक है, सुनते जाइए, इसलिए पहला गलत। यहां ओजोन लिया, O2 नहीं लिया, इसलिए ये गलत। ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं, 1 मोल नहीं बन रहा, इसलिए ये गलत है। 2 मोल बन रहे हैं पर मोल। क्या ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? एलिमेंट ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है भाई? इज इट ओके? ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें भी गलती नहीं, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। नहीं, मैंने सोचा बैलेंसिंग की गलती है। ठीक है, सुनो, अब इसमें आपने ऑलरेडी मॉलिक्यूल ले लिया, ये गलत ले लिया मैंने, CO प्लस हाफ O2 होना था। कोई बात नहीं, एनी हाउ ये गलत ही है क्योंकि रिएक्टेंट साइड में आपने मॉलिक्यूल डाल दिया। आपको मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं डालना, आपको एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये गलत। यहां पे अगेन 2 मोल बन गए, और I2 अगेन गैस, I2 को आपको सॉलिड में लेना है, आयोडीन क्योंकि सॉलिड होती है। ठीक है, सो इसलिए ये गलत। कार्बन डायमंड स्टैंडर्ड स्टेट ही नहीं है, ये गलत। यहां पे अगेन रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल है, इज इट ओके? तो ये गलत। अच्छा, थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं एंगल ऑनलाइन वालों के लिए। दिस इज, सो दीज आर द आंसर्स। बेटा जी समझ में आ गई बात? ठीक है, कितने हुए तेरे ठीक? हाँ, सबका एक ही हुआ है। तो सोच, अभी तो प्लस माइनस भी नहीं आया था, है ना? अभी तो तू ठीक है, वही किया था नहीं सर। अच्छा, वो कोई हाँ, एक्चुअल में हम लोग जो है ना, जिसको कहते हैं चीजों पे वर्क करने का जिसका ब्रेन होगा ना, मतलब आप सोचो, करने के बाद तो इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है ना? लेकिन आपने देख लिया भाई, देने से पहले भी आपको आसान ही लगा होगा ये, जब तक आप अटेम्प्ट कर रहे थे आसान ही लग रहा था ना, और मेरे करवाने के बाद भी आसान हो गया। आपको लग गया पता कि हाँ ये तो ऐसे ही करना था, और आपको ये लगता है कि अब तो हो ही जाएगा। बिल्कुल नहीं, जब तक आप इतने एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर लेते हैं कि मैं क्वेश्चन दूं और आपका राइट हो जाए पूरी तरीके से, तब तक इट्स नॉट द एंड। ठीक है, मतलब आपको दरअसल कमी क्या हुई? फिर आप लैग कहां पे किए? आप लैग किए कि आपकी जो आपने जो है जो क्वेश्चन को जिसको कहते हैं जो जिस सीरियसनेस के साथ आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। हर कोई चीज कराई गई थी, कुछ भी नहीं था ऐसा जो नहीं कराया था इसमें, हर कोई चीज कराई थी और 10 मिनट में पहले ही कराई थी। ठीक है, और बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट कही थी कि मोल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, पर मोल है। ठीक है, और स्टैंडर्ड स्टेट्स भी करवा दी गई थी। चलिए, तो इसी तरीके से गलती होती है। रीजन बीइंग,
जब तक आप गलती को पकड़ोगे नहीं ना और उसको दिल से लगाओगे नहीं कि हाँ यार हुई है गलती भाई और इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, अगर आप लाइटली ले गए तो दैट मीन्स कि ये फाइनल एग्जाम तक ऐसे ही जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको इस पे मतलब जिसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि यार मेरे से गलत हुआ क्यों, फिर क्यों हुआ भाई। आप बोलते हैं ना पेपर के बाद जो है कि टफ पेपर था, है ना, तो फिर जो है अगर हम आज से एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हम हो सकता है कोई 200-250 पेपर दोगे आप सारे फिनिक्स में रहते रहते, कोई इतने पेपर्स आप जो है सारे 2 साल में देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी अगर हमें ये पता ना चले कि वी आर लैगिंग, हम किसी और रीजन को जो है बना लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका जो रीजन है वो इसका ना हो, इसका ना हो, उसका हो, ऐसे, है ना। तो हमें जो है सबसे पहले अपने रीजन को पकड़ लेना है, कॉपी में लिख लेना है कि यार मेरी कमी ये है, आप कॉपी में लिख लो, ठीक है, क्योंकि यू आर इंडिविजुअल, ठीक है, तो आप दूसरे से बेहतर जो है रिजल्ट दोगे। इज इट ओके? अच्छा चलिए अब एक न्यूमेरिकल देते हैं प्लस माइनस वाला। सो सर वो अपने गलती की बात की तो सर एक कॉस्ट करना चाहेंगे। हाँ सर जो हम एग्जाम देते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम, हाँ तो इसमें हमको ये नहीं पता चलता कि हमने क्या गलत कौन सा किया, जब तक आंसर किया था तो भूल चुके थे कि क्या किया, जब तक आंसर किया भूल चुके थे कि टिक किया। अच्छा पता ही नहीं चलता कि गलत कौन सा हुआ था जब तक आंसर की लेट मिलती है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अपना एग्जाम ऐसे दिख जाए पर ये गलत है, उसमें फिर हमें मार्क्स बता देते हैं कितने करेक्ट हुए हैं, कितना बताते हैं कितने इनकरेक्ट हुए, यही पता चलता कि कौन सा इनकरेक्ट हुआ। अच्छा मतलब लास्ट में जो है आपको जो आप अटेम्प्ट करते हैं उसका आपको ये पता नहीं चलता कि जो है आपने कौन सा सही कौन का क्या किया था। हाँ तो आप जो है जब आपका एग्जाम होता है उससे जब नेक्स्ट डे आप फिनिक्स में आते हो, आपने राहुल जी को ये बोलना कि भैया मेरी जो OMR है उसको निकाल के प्रिंट मुझे दो। और अगर वो नहीं देंगे तो आपने मुझे बोलना। हाँ ऐप क्या हुआ? एक मिनट अभी अभी जो है अभी जनता दरबार यही लगेगा। जैसे आपको नहीं होगी समस्या, नहीं होगी। हाँ अच्छा वो सिस्टम नहीं कुछ ना कुछ वी विल डू समथिंग, ठीक है, वी विल डू समथिंग ताकि जो है आपको वो हाँ इंसाफ मिलेगा सबको, बिल्कुल सही बात है। और अगर गलत मिला होगा ना तो ऑनलाइन मौत की सजा मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब when glucose solid यार आपसे ये होगा नहीं, लेकिन चलिए
अभी अभी थोड़ी देर के लिए जो है इसको मैं बदल देता हूं, क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो करते हैं। चलो कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज for the reaction that is सुनते जाइए। गिवन चलिए करने लगिए। अच्छा नहीं आता। आप लोग आनंद सर को बताओ अपनी सर हमारे जो टेस्ट होते हैं तो उनको जो आंसर की मिलती है हमको उसमें कई पता नहीं चलता कि इंडिविजुअली मैंने कौन से क्वेश्चन गलत किए कौन से ठीक किए। लास्ट दो टेस्ट से वो लैपटॉप में जो अच्छा लैपटॉप में तो नहीं है। अच्छा ठीक है तो साथ में लैपटॉप में मोबाइल शायद होगा तो कह रहा है एंड्रॉइड में फोन पे वो चलता था पहले लेकिन लैपटॉप में पहले से एंड्रॉइड की अपने लैपटॉप में सॉल्यूशन नहीं निकाला। हां लैपटॉप में सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए वैसे नहीं। चलिए करने लगी। -170 क्या बात है एकदम गलत। फिर से ट्राई कर फिर से। नहीं मोक्षा जी गलत। बोलते जाइए बोलते जाइए। ऑनलाइन वाले -65.5
गलत, गलत, देखा मैंने बोला था ना, एकदम सही अमरीश कौल, बिल्कुल सही। इट इज जो आप बोल रहे 5.5 किलो कैलोरीज है, प्लस 5.5 नहीं, माइनस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखा ओए, प्लस माइनस देखा। अब सुने, अब सुन लो। नहीं, हर्षदीप जी गलत। सो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। सुनते जाइए आप, मैं पूरे डिटेल में लिख रहा हूं। O2 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF। सही बात है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना है ना, एंड देन माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ OF2 एंड प्लस डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ H2। इज इट ओके? पहली बात, ये जीरो है। हमने कहा था किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो हो, सो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो जीरो हो गई। अब इसके बाद हम कहेंगे 2 इंटू HF की फॉर्मेशन। HF की कितनी है? -64 एंड देन माइनस OF2 की कितनी है? 5.5 एंड माइनस 57। देखो आंसर कितना आ रहा है। बिल्कुल सही, माइनस ही आएगा। तो बस वही सही आंसर है। बोलो, आया कि नहीं? आ गया? ओके। है ना? अब पता क्या है, देखो होता क्या जाएगा, आपको लगेगा कि आपसे माइनर माइनर ही मिस्टेक्स हो रही है। आप जितने जल्दी लॉजिक पकड़ जाए, देखो कई लोग हो सकता है इसी क्वेश्चन से पकड़ गए होंगे लॉजिक की, हाँ यार अब ऐसा करना, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप जितने जल्दी पकड़ेंगे, ठीक है, उतना सही है, ठीक है। कई लोग आप देखना, कई लोगों से अब से जो मैं 10वां क्वेश्चन भी दूंगा वो भी नहीं होगा, इससे अगला भी नहीं होगा कई लोगों से, बिकॉज दे विल टेक इट रिलेक्टेंसी विद रिलेक्टेंसी एवरी टाइम। क्योंकि भैया ऐसा तो नहीं है कि मैं अगला सवाल सही में दे दूंगा, कुछ ना कुछ तो उसमें ट्विस्ट डालूंगा। तो ट्विस्ट प्लस पुराने से जो आपने सीखा वो आपको पकड़ना है ना। ओके, चलिए अभी जो है हम लोग there is one important law called Hess's law. अच्छा, लिख लेता हूं ऑनलाइन वालों की सुविधा के लिए।
आप ये बात समझिए, लॉ बड़ा सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड लॉ है। मैंने कहा कि थर्मोकेमिस्ट्री सारी फर्स्ट लॉ पे ही बेस्ड है। तो मैंने ये कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो हमने एनर्जी का फर्स्ट लॉ था उसी पे बेस्ड है कि चाहे कोई प्रोसेस, जैसे मान लो ए से बी बन रहा है, सपोज ए से बी बना, डायरेक्टली बना, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज आया दैट इज डेल्टा एच टी चेंज आया, टी फॉर टोटल, ए से बी में टोटल इतना चेंज आया। लेकिन फिर हमने क्या किया, पहले ए से सी बनाया जिसमें कि डेल्टा एच वन चेंज आया, फिर सी से हमने डी बनाया, ठीक है, जिसमें डेल्टा एच टू चेंज आया। उसके बाद जो है हमने बी बनाया डी से, उसमें डेल्टा एच थ्री चेंज आया। तो हमारा लॉ ये कहता है कि दिस डेल्टा एच टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। सही बात है जी, होना भी चाहिए, ए से बी ही बना रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि जो है अलग अलग एनर्जीज का चेंज आया हो। सिंपल लॉ है, ठीक है। अब इस लॉ का फायदा क्या है, इस लॉ का फायदा, ये जो हमारा जो फॉर्मूला भी था ना, एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो भी इसी से आता है। मैं करवाऊंगा कभी बीच में, थोड़े से एक्सपर्ट जब हम हो जाएंगे तो उसको भी मैं आपको एक से ज्यादा तरीकों से निकालना बता दूंगा प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, मतलब इससे फायदा क्या होगा, एक मिनट देखिए आप, मतलब इसका फायदा ये है, that is thermochemical equations can be treated like algebraic equations। algebraic equations की तरह, मतलब जैसे सपोज देयर इज a प्लस बी गिविंग यू c, तो इसके लिए मान लो देयर इज एंथैल्पी डेल्टा एच वन। सो अगर हम लिखें कि c गिविंग यू a प्लस बी, तो इसके लिए डेल्टा एच विल बी माइनस डेल्टा एच वन। सही बात है, एक बात ये। और दूसरा 1/2 a प्लस 1/2 b giving you 1/2 c, so then it is half of delta h1। सही बात है, ऐसे आप इनको अलजेब्रिक इक्वेशंस की तरह ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो देयर इज समथिंग लाइक कि ये ऐसा है एंड देन c गिविंग यू d प्लस ई भी है, तो अगर हम ओवरऑल लिखें दैट इज a प्लस बी गिविंग यू, और इसके लिए मान लो देयर इज डेल्टा एच टू, सो a प्लस बी गिविंग यू d प्लस ई होगा। सो जो डेल्टा एच हमारे पास आएगा दैट इज डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। सही बोला, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये c है जी। अगर आप इसको और इसको ऐड करें तो c के साथ c कट जाएगा, इसको आप इक्वल टू का साइन मान लीजिए। तो पहली इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं a प्लस बी गिविंग यू c दैट इज डेल्टा एच वन, तो दिस प्लस दिस करूंगा तो c के साथ c कट जाएगा, ऐड करके क्या बनेगा ये, सो दिस मस्ट बी लाइक दिस।
सही है बात? ओके, तो जब कई एंग्री यंग मैन उभर रहे हैं क्लास में, अब ऑफलाइन जैसे ही स्टार्ट हो गई, उनकी ऑनलाइन ही रखेंगे परमानेंट। अच्छा, इस डेटा से आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज निकालनी। अगेन प्लस माइनस। इस डेटा से मैंने सामने आपको समझा दिया कि भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करना है। हाउ कैन रिएक्टेंट्स बी कंपाउंड्स, फॉर्मेशन का डेटा तो नहीं दिया है। अब मैं आगे बढ़ गया भाई, मैंने कहा थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को जो है आप ऐसे अरेंज करें कि आपका जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज निकल जाए। बताओ कैसे निकालोगे? पांच मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट्स। क्या करें ना, उसके बाद मैं बताऊंगा।
जो सबसे बड़ा डाउट है उसको माइनस कर दो। सारे माइनस माइनस साइन थोड़ा सा जाएगा। ये तो प्लस है बराबर तो सब बोल रहे हैं। तो माइनस नहीं करते एक काम माइनस 5 0 आपसे बोल रहा है कि नहीं?
अच्छा, अब सुनिए आप देखिए कि करना कैसे है ये, क्योंकि अभी ये दूसरा मेथड है जो मैं करवा रहा हूं, जिसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात सिर्फ क्वेश्चन में पूछी गई। ठीक है, सुनिए आंसर ऑनलाइन वाले आंसर बताओ। अमरीश कौल का बिल्कुल सही आंसर, जयकरण का सही है। सुन लीजिए पहले, आप आंसर बोलते जाओ ना यार। गलत, गलत, बिल्कुल सही। मोक्षा गलत, बिल्कुल 1570 इज द राइट आंसर। हाँ, अब ज्यादा हीरो बनना छोड़ दो, देखो कर लिया ना उसने, तो ये हीरो है, बात खत्म। पेपर में इतनी सी गेम होती। अब सुने, सबसे पहले आप लोग एक चीज देखें कि हमें इक्वेशन चाहिए कौन सी। ये देखो यहां पे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमें इनसे बनानी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज निकालनी है ना, दैट मींस 6 कार्बन सॉलिड, सुनते जाओ, प्लस 3H2 गैसियस प्लस क्या, ये 6H2, 3O2 गैसियस गिविंग यू C6H12O6। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा है हमारे पास स्पेस जो है, सो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना। अब सुनते जाएं, तो इसमें हमें इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी। तो देखते जाएं, मुझे ग्लूकोज चाहिए, मैं पहले ग्लूकोज को ही टारगेट करता हूं। ग्लूकोज ये प्रोडक्ट साइड में, यहां पे है ग्लूकोज रिएक्टेंट साइड में 1 मोल। मैं पहली रिएक्शन को उल्टा देता हूं, मैं लिखता हूं 6CO2। आपको गैस सॉलिड लिक्विड जो भी दिया होगा वो लिखना होगा। ठीक है, मतलब आप लिक्विड दिया होगा, गैस, वो काट नहीं सकते, अलग फेज वाले आप नहीं काट सकते। सो इट इज C6H12O6 सॉलिड एंड प्लस 6O2 गैसियस। सुनते जाए, मैंने एक कंपोनेंट यहां पे ले आया मैं, हमें थोड़ा सा इसमें, तो इसका मतलब जब मैंने इसको उल्टा किया, सो दैट मींस आई हैव टू राइट माइनस डेल्टा H1 स्टैंडर्ड। नहीं, इसकी जो एंथैल्पी होगी वो माइनस हो गई ना। अगर इसकी डेल्टा H1 है तो उल्टे की कितनी होगी, माइनस डेल्टा H1। मैं यहां पे फार्मूला बनाता जा रहा हूं, इन सभी को हमने ऐड करना है इक्वेशंस को। सुनते जाए, अच्छा, अब इसके बाद हमें, आप देखिए, हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रिएक्टेंट साइड में और 6 चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां भी 6 कार्बन, सॉरी इधर देखना है यार, है ना। तो हमें 6 कार्बन चाहिए रिएक्टेंट साइड में, इधर कितना है, 1 ही है। तो मुझे इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना, मतलब मुझे ऐसे लिखना है 6 कार्बन सॉलिड प्लस 6O2 गैसियस गिविंग यू 6CO2 गैसियस। बोलो सही कि नहीं। मैंने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, दैट मींस मैं लिखूंगा प्लस डेल्टा, ये तो डेल्टा H1 है, 6 इंटू डेल्टा H2 स्टैंडर्ड। बोलो सही बात के नहीं। मैंने इक्वेशन को उल्टाया नहीं, सेम लिखा तो ये कर दिया, फार्मूला मेरा यहां पे बनता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मुझे वाटर चाहिए, वाटर है यहां के नहीं, नहीं। अब सुनिए, अब ये जो है कैंसिलेशन वाली है कि हाँ, हाइड्रोजन मुझे चाहिए यहां पर, कितने चाहिए जी, 6। यार एक मिनट, कार्बन भी 6 चाहिए, हाइड्रोजन भी 6 चाहिए, बिल्कुल सही। तो दैट मींस मैं 6H2 गैसियस प्लस 3O2 हो गया, फिर ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6H2O लिक्विड। बोलो सही है। सो दैट मींस आगे मुझे
6 इंटू डेल्टा H3 स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब आप सबको ऐड करें, यहां पे कई चीजें कैंसिल हो जाएंगी। 6 वाटर के साथ 6 वाटर, 6 O2 के साथ 6 O2, ठीक है, एंड देन 6 CO2 के साथ 6 CO2, बचा क्या? 6 कार्बन सॉलिड, 6 H2 गैसियस, 3 O2 गैसियस एंड दिस। बन गई क्वेश्चन। बस अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस ऑफ डेल्टा H1, तो 5650 हो गया प्लस में, माइनस माइनस प्लस, एंड देन प्लस 6 इंटू माइनस 390 एंड प्लस 6 इंटू माइनस ऑफ 290। बस आंसर देखो, कितना है? प्लस बन गया ना जबरदस्त टॉपिक। अब बन गया ना इंटरेस्टिंग, सबके बस की बात हो गई अब, है ना? मतलब अभी इसमें बहुत कुछ है, बट यू कैन सी नाउ दिस टॉपिक नहीं, +6 नहीं आएगा, ये 1570 ही आएगा। 6 क्यों? एग्जैक्ट 1570 आ रहा है भाई, एग्जैक्ट 1570। अच्छा, आ गई आपको बात समझना? ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है तू? कहां पे 6 लिया है? कहां पे 6 लिया? इधर रिएक्शन में, तो हाफ को 6 से मल्टीप्लाई करेगा 3 ही आएगा ना यार। उसका कॉफिशिएंट इधर हाफ है, 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 नहीं आएगा। ऊपर 1 में, अच्छा 6 से कहां मल्टीप्लाई किया हुए? जैसे दी है वैसे ही तो लिखी है हमने, 6 से कहां मल्टीप्लाई किया? उसको उल्टा ही तो किया है। अच्छा ठीक है, सो चलिए आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।